नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आपको मिलेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर खबर। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की खबरों का अपना नया सिलसिला। भारत के ऊपर कुल कर्ज सितंबर तिमाही में बढ़कर 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। जनवरी मार्च 2023 में कुल कर्ज की राशि 200 लाख करोड़ रुपए थी। जुलाई सितंबर तिमाही में सरकारों के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़कर 161 लाख करोड़ रुपए हो गया। वहीं मार्च तिमाही में यह आंकड़ा 150 लाख करोड़ रुपए था। कुल सरकारी कर्ज में केंद्र सरकार के कर्ज का हिस्सा 46% है, राज्य सरकारों का हिस्सा 24% है। राज्य सरकारों के ऊपर 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज चढ़ा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चिंता जताते हुए कहा है, रियल टाइम इन्फ्लेशन उपभोक्ताओं के सोच समझकर किए जाने वाले खर्च को प्रभावित कर रही है। इससे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की ग्रोथ पर बुरा असर पड़ रहा है। आरबीआई ने अपने दिसंबर बुलेटिन में कहा कि जब तक महंगाई को तय सीमा के भीतर नहीं लाया जाता और इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जाता, तब तक आर्थिक विकास की राह में जोखिम बना रहेगा। आरबीआई ने कहा कि 2024 में वैश्विक वृद्धि की रफ्तार और धीमी हो सकती है। देश के अधिकांश वर्किंग प्रोफेशनल्स नई टेक्नोलॉजीज के कारण नौकरियों के भविष्य को लेकर चिंतित है। उनका मानना है कि कौशल बढ़ाने से उन्हें तेजी से बदलते माहौल में आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। 2 लाख लोगों के ऊपर किए गए सर्वे में 82% लोगों ने एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी के कारण संभावित नौकरी खत्म होने पर चिंता जताई। सर्वे के परिणाम बताते हैं कि नई विकसित होती टेक्नोलॉजी के प्रभाव से नौकरी की सुरक्षा को लेकर प्रोफेशनल्स काफी चिंतित हैं। इससे उनकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है। आईटी कंपनियों में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए अब अगली खबर। चालू वित्त वर्ष में आईटी कंपनियों में नए लोगों की भर्ती में गिरावट आने का अनुमान है। टीम लीज डिजिटल ने अपने ताज़ा अनुमान में कहा है कि कई कंपनियां नए लोगों की नियुक्ति पर रोक लगाने पर विचार कर रही हैं। टीम लीज डिजिटल का अनुमान है कि 2023-24 में आईटी कंपनियां 1.55 लाख नए लोगों को नियुक्त करेंगी, जबकि पिछले वित्त वर्ष में नियुक्तियों का ये आंकड़ा 2.3 लाख था। बाजार में मंदी की भावना और एआई जैसे टूल्स ने अनिश्चितता बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय और विभाग से वित्त मंत्रालय ने अनुमानित खर्च के बारे में सुझाव मांगना शुरू कर दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 में 2 बार बजट पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश होगा और लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। इसलिए 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में कोई बड़ी घोषणा होने की संभावना बहुत कम है। घरेलू शेयर बाजारों में आज भारी उतार चढ़ाव रहा। रिकॉर्ड ऊंचाई से मुनाफा वसूली शुरू होने से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों नुकसान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 930 अंक टूटकर 70,506 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 302 अंक गिरकर 21,150 अंक पर आ गया। निवेशकों के रिकॉर्ड ऊंचाई से मुनाफा वसूली करने से बाजार में तेज गिरावट आई। कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी ने भी निवेशकों को मुनाफा वसूली के लिए प्रेरित किया। गिरावट की वजह से बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 8,91,000 करोड़ रुपए घटकर 350 लाख करोड़ रुपए रह गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूती के बीच दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोना 300 रुपए की तेजी के साथ 63,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी 800 रुपए चढ़कर 78,500 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। एमसीएक्स के वायदा कारोबार में सोने के फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 112 रुपए बढ़कर 62,588 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वैश्विक बाजारों में सोना बढ़कर $2,040 प्रति औंस पर पहुंच गया। भारत से हजारों लोगों को इजरायल में काम करने के लिए भेजने की तैयारी चल रही है। इजरायल अपने यहां निर्माण श्रमिकों की किल्लत को पूरा करने के लिए भारत में संभावना तलाश रहा है। इस सिलसिले में इजरायल के चयनकर्ताओं की एक टीम पिछले सप्ताह भारत दौरे पर आई थी। अगले सप्ताह भी एक टीम भारत आने वाली है। इजरायल बिल्डर्स एसोसिएशन अगले सप्ताह 27 दिसंबर को दिल्ली और चेन्नई में भर्ती प्रोसेस को शुरू करेगी। फिलहाल दोनों देशों की सरकार ने 10,000 श्रमिक की भर्ती करने की मंजूरी दी है। निकट भविष्य में संख्या 30,000 तक पहुंच जाएगी। सहारा निवेशकों को उनका पैसा वापस लौटाने के लिए केंद्र सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। सरकार सहारा ग्रुप से और पैसा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी लेगी। सरकार ने बताया कि 3 करोड़ निवेशकों का पैसा सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज में फंसा पड़ा है। इन निवेशकों को करीब 80,000 करोड़ रुपया लौटाया जाना है। सहकारिता मंत्रालय ने सहारा निवेशकों के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर निवेशक रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के 45 दिनों के अंदर निवेशकों का पैसा वापस मिलेगा। अभी तक पोर्टल पर 3 करोड़ निवेशकों ने 80,000 करोड़ रुपए का रिफंड पाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है।
उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही आगरा और मथुरा में हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा पीपीपी मॉडल के तहत हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी। पहले चरण में ये सेवा आगरा और मथुरा में उपलब्ध कराई जाएगी। आगरा और मथुरा के बीच हेलीकॉप्टर टैक्सी चलाने के लिए राज्य सरकार ने राजस एरोस्पोर्ट एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होने से आगरा, मथुरा और वृंदावन में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इससे सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। अब चलते चलते देते हैं आपको आईपीओ का अपडेट। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन बीएलएस ई सर्विसेज लिमिटेड और पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज को आईपीओ से धन जुटाने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। ज्योति सीएनसी नए शेयर जारी कर 1000 करोड़ रुपए जुटाएगी। पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज के आईपीओ में 250 करोड़ रुपए के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। बीएलएस ई सर्विसेज आईपीओ में करीब 2.5 करोड़ नए शेयर जारी करेगी। इन तीनों कंपनियों के शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इसके अलावा आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना हमें बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।